Hello friends, I'm Professor Nancy Kansagra. Today I'm going to talk about the cyber law and ethics. It is a new subject which is invented by the GTU for the GTU students, and in this particular subject we are going to learn about the law about the cyber and what are the cyber ethics. Okay. So cyber law term existence में क्यों आया और साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी ये टर्म्स एग्जिस्टेंस में क्यों आया है, उसका रीजन क्या है, why we need to understand these terms or about the cyber security, about the cyber law, about computers, about internet. Okay, so we started with the basic things. In that first thing कि ये जो cyber term occur हुआ है, that is because of the computer. So first I'm going to explain how the evaluation of computer technology is established. Okay, so computer is invented to make human life easier कि कुछ ऐसे computations करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था. तो इनिशियली हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो आपका डेटा स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को यूजर देगा और उसके बेस पे वो डेटा प्रोसेस करेगा. सो कंप्यूटर का यूज उसके लिए है. और आज के डे टू डे लाइफ में हर कोई या पीसी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और इजी हो गई है. ये कंप्यूटर इवेल्युएट कैसे हुआ था और वो कितने जनरेशन से पास होके हमारे पास अभी करंट वर्जन है वो यूज में आता है. तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ है और बोल सकते हो कि अभी जो आप लेटेस्ट डिवाइस यूज करते हो वो जो इवेल्युएशन हुआ है वो सिर्फ 30 इयर्स के स्पान में हुआ है. इनिशियली 1960 में कंप्यूटर को मेन फ्रेम बोला जाता था. देन इट विल इवॉल्व एज अ वर्क स्टेशन अराउंड 1970. देन 1970 से 1980 के बीच में मिनी कंप्यूटर्स आए. 1980 से 1990 के बीच में वो पर्सनल कंप्यूटर्स में कन्वर्ट हुए एंड पर्सनल कंप्यूटर्स को अभी नया वर्जन मिला है जो है लैपटॉप और स्मार्टफोन्स. ओके, कि आफ्टर 1990s आप बोल सकते हो कि 1990 से 2020 के बीच में हमारी जो टेक्नोलॉजी एक्सपांड हुई है वो बहुत हाई लेवल पे एक्सपांड हुई है. एंड अभी जो करंट वर्जन है, या तो आप बोल सकते हो कि स्मार्टफोन जो 10 लोगों में से 9 लोग स्मार्टफोन का यूज कर रहे होते हैं. ओके, एंड उसके बाद है सेंसर्स. सो अभी सेंसर्स का जमाना है. सो दिस सेंसर्स, हाउ दिस सेंसर वर्क, उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी. फर्स्ट एग्जांपल है जो हमारे टोल प्लाजास. अभी करंटली हमारे जो सारे टोल प्लाजास है वहां पे RFID टैग लगाया गया है. ओके, तो वो जो RFID टैग है वो क्या करते हैं कि आपकी कार के ऊपर जो RFID टैग होता है उसको स्कैन करते हैं, देन आपका गेट ओपन होता है. तो वहां पे सेंसर्स और बहुत सारी जगह पे यूज होता है. एक और एग्जांपल है कि अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप उसके डोर के थ्रू वॉक इन कर रहे हो, राइट, वैसे ही वो डोर ओपन होगा एंड देन आप उसको एंटर कर पाओगे. तो अभी स्मार्टफोन और सेंसर्स का जमाना है. तो बिफोर द स्मार्टफोन एंड सेंसर्स, ये जो कंप्यूटर्स थे वो कैसे दिखते थे और उनका जो इन्वेंशन हुआ है वो कैसे हुआ है, तो वो हम अभी देखेंगे कि कैसे हुआ है. बट उससे पहले कि ये साइबर लॉ जिसकी मैं बात कर रही थी कि हम साइबर लॉ इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो साइबर लॉ का इन्वेंशन क्यों हुआ. अभी कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो उसका हाईली यूसेज होने लगा है. सो उसकी वजह से साइबर क्राइम का इन्वेंशन हुआ. साइबर क्राइम क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया, कंप्यूटर नेटवर्क आया. और इन अ बेसिक डेफिनेशन में बोलूँ तो आपका इंटरनेट यूसेज, जो आप इंटरनेट यूसेज हाईली लेवल पे करते हो, उसकी वजह से साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस में आया.
साइबर क्राइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट आप उसको इजीली अगर डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि it is the law that governs the cyberspace. Okay, so now you have guys a question ki what is cyberspace. So I'm explaining that too ki what is cyberspace in next topic. But ये जो साइबर क्राइम है वो क्यों होते हैं और उनके लिए क्या एक्शंस लिए जाते हैं, कि अगर साइबर क्राइम होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या एक्शंस लेनी चाहिए, उनको बोला गया है साइबर लॉ. Okay. So before understanding these terms कि साइबर लॉ क्या है, साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक्स क्या है और वो कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारी लाइफ में आया है वो कैसे आया है और उनका इम्पैक्ट कैसा रहा है. तो इनिशियली फर्स्ट कंप्यूटर जब बना था तब ना उसकी कोई मेमोरी थी ना उसकी कोई मॉनिटर था, वो सिंपली एक मशीन बनाया गया था और जो एक मैथमेटिशियन ने बनाया था. और वो किसके लिए बनाया गया था, ताकि आपके जो नंबर्स काउंट होते हैं उसके लिए या तो मनी का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए वो मशीन क्रिएट किया गया था. और वो इन्वेंशन हुआ था अराउंड 500 बीसी में. ठीक है, और उसके कुछ आफ्टर 120 इयर्स और बोल सकते कि 18th सेंचुरी में, ठीक, कि 18th सेंचुरी में फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया और उसको बनाया गया. तो वो जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था 18th सेंचुरी में वो कितना बड़ा था और वो कैसा दिखता था और उसका यूज कैसे करते थे वो लोग, विल सी दैट इन नेक्स्ट स्लाइड. बट जो हमारा मेजर इन्वेंशन है वो आप लोग बोल सकते हो कि इट हैपेंस बिटवीन 1980s एंड 2020 की इन बिटवीन द 30 years ऑफ द स्पान जो हमारा मेजर इन्वेंशन हुआ है. तो दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर कि जो सिर्फ आपका मनी ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए या तो नंबर काउंट करने के लिए बना था, इसमें और कोई फैसिलिटीज नहीं थी. So now we are moving towards the generation of the computers. जो एक्चुअल फर्स्ट कंप्यूटर जनरेट हुआ था वहां से लेके आज के दिन तक की जर्नी. ओके, so it is divided into the 5 generations: first generation, second, third, fourth and fifth generation. First generation is between 1940 to 1956. Second is between 1957 to 1963. Third is between 1964 to 1971 and fourth generation means onwards the 1972 till date. और जो fifth generation है that is you can say it is a present or it might be our future. ये जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है थ्रू आउट दिस ईयर्स और वो कैसे दिखते थे, लेट मी शो यू. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो 1940 और 1956 के बीच में एस्टेब्लिश हुआ था. जो ये फर्स्ट कंप्यूटर है वो इतना बड़ा था कि उसको रखने के लिए और उसकी जो मेमोरी है, उसका जो प्रोसेसर है, वो सारी चीजें रखने के लिए, उसका जो कीबोर्ड है, उनको रखने के लिए एक बड़े से रूम की रिक्वायरमेंट थी कि आपका एक पूरा बड़ा रूम और ये रहता था उसको ये कंप्यूटर को रखने के लिए. सो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी और उसमें क्या क्या यूज किया गया था वो हम देखते हैं. तो जो ये फर्स्ट कंप्यूटर हमारा बना था 1940 से 1956 के बीच में, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था. जो उनकी सर्किट्स होती है राइट, वो सर्किट्स के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था. सो उसकी वजह से उसकी साइज काफी लार्ज थी. ये जो कंप्यूटर्स है वो बहुत लार्ज साइज के थे. प्लस उसकी जो प्रोग्रामिंग थी उसके लिए उन्होंने मशीन लैंग्वेज यूज किया था उस टाइम पे. इसकी साइज लार्ज हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो प्राइस होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा. बट ये बहुत एक्सपेंसिव था, वेरी एक्सपेंसिव. प्लस एट अ टाइम पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता था. अभी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो बाय डिफॉल्ट उसका जो हीट प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगा. सो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब से बना था, साइज में लार्ज था, एक्सपेंसिव था.
ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। और अगर उस कंप्यूटर को आप कुछ कंप्यूट करने के लिए देते थे कि कुछ टास्क असाइन करते थे तो वो मिली सेकेंड्स में आपको आउटपुट देता था। और उसके दो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि एनवेक एंड यूनिवैक वन, ये दो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम है और एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हो। So this is the scenario of first generation computer. Now I'm moving towards the second generation computer. Second generation computer is established between 1957 to 1963. As you can see in the picture, it is become smaller than the first generation computer, right? कि इसको साइज थोड़ी कम चाहिए compared to the first generation computer. So let's see what are the characteristics provided by the second generation computers. So in second generation computers, जो वैक्यूम ट्यूब से उनको रिप्लेस कर दिया गया है ट्रांजिस्टर से। ये हमने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, सो दैट इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड थिंग कि अभी सर्किट्स में कन्वर्ट हो गया, सो उसका साइज अपने आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, सो इट इज स्मॉलर इन साइज। देन साइज कम हो गया, सो इट उसकी थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ गई, सो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी तो हीट प्रोड्यूस है वो भी कम हो जाएगा। So compared to the first generation computer, it is smaller in the size, it uses the less amount of electricity and it produces the less amount of the heat. So it is quite efficient and better than the first generation computer. And ये जो कंप्यूटर बना सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, उसमें मशीन लैंग्वेज की जगह पे असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ है। If you are assigning some task to do the second generation computer, so it will compute the data and give the output in the microseconds. So आपको microseconds में output मिलने लगे। And there are two example of this second generation. One is IBM 1920 and second one is IBM 1401. These are the two examples of the second generation computers. So now सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जब कन्वर्ट किया, ओके, विच इज हैपन बिटवीन 1964 टू 1971। so as you can see in the picture it is quite smaller, okay, इसका साइज बहुत छोटा हो गया है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें जो आउटपुट एफिशिएंसी बोल सकते हो, इसका लुक है, वो सभी इम्प्रूव हुआ। okay? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी जो ट्रांजिस्टर्स हमने यूज किए थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ। एंड सपोज यू आर यूजिंग मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, तो उन मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स की जगह पे हमने पुट किया सिलिकॉन चिप। तो बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिलिकॉन चिप्स, आपकी जो साइज ऑफ द कंप्यूटर है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। साइज ऑफ द कंप्यूटर रिड्यूस हुई, उसी टाइम पे क्या होगा कि उसको पावर कंजम्पशन है उसमें भी बेटर ऑप्शन मिलेगा, सो लेस पावर कंजम्पशन हो गया और लेसर हीट जनरेट होना स्टार्ट हुआ। तो वो और भी अच्छा हुआ और भी बेहतर हुआ, राइट। और इनके ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बने थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क कर सकते थे और कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे जिन पे आप वर्क कर सकते थे। नाउ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, राइट। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये वर्क करता था। सो इट इज क्वाइट एफिशिएंट, क्वाइट गिव द रिजल्ट एक्यूरेट, ओके। और अगर आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को कोई टास्क असाइन करते हो टू कैलकुलेट द डेटा, तो इट विल गिव एन आउटपुट इनटू द नैनो सेकेंड्स, कि जो उसकी कंप्यूटिंग स्पीड है वो काफी इम्प्रूव हुई है कंपेयर टू लास्ट टू जनरेशंस। और इसका यूज कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी होने लगा था उस टाइम पे। एंड द two examples of the third generation computers are IBM 360 series and CDC 1700 series. So compared to first and second generation, third generation computers are very effective, very stabilized and very good at performance. So after third generation computer,
fourth generation computers are also invented after, or you can say कि onwards 1972. Okay, so as all of you can see in the picture, okay, इसकी size बहुत compact हो गई, कीबोर्ड की size बहुत छोटी हो गई, जो रैम होता है उनकी size छोटी हो गई, राइट. तो बहुत सारे चेंजेस आए. सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देखते हैं. सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉरी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट प्रोवाइड्स द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. देन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हो. इसके थ्रू आप मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और वो भी एक छोटी सी सिलिकॉन चिप के थ्रू. इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है कि सी एंड सी प्लस प्लस यूज हुआ है. फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज होते हैं, उनको डेवलप किया गया, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैंने अभी थर्ड जनरेशन में आपको एक्सप्लेन किया कि वो ऑपरेटिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करते थे. बट उनका मोर डेवलपमेंट या तो मोर इन्वॉल्वमेंट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया. फिर इसकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है कि हमें कोई टास्क दे रहा है, सो वो स्पीड इंक्रीज हो गई, और वो स्पीड हुई को सेकेंड्स की. अगर कोई टास्क आप इसको असाइन कर रहे हो तो वो फटाक से आपको आउटपुट दे रहा था. फिर माइक्रो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हुआ. तो ऑल ओवर आप बोल सकते हो कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है दैट इज स्मॉलर, दैट इज फास्टर, दैट इज मोर रिलायबल, एंड उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है और जो हीट प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन हुआ है. सो दिस इज द वेरी यूजेबल कंप्यूटर, और यू कैन से कि जिसका आज की डेट में यूज बहुत हाई लेवल पे हो रहा है. सो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. वन इज क्रे वन एंड सेकंड वन इज एप्पल. माइट बी यू गाइस डोंट हर्ड अबाउट द क्रे वन, बट आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द एप्पल. कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है, मोबाइल फोन्स है, पीसी है, लैपटॉप्स है, so they are started from the fourth generation computers. Okay, and now the last fifth generation computer. Present बोलो या फ्यूचर बोलो, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को उनमें इंक्लूड किया गया है. ओके, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या चीजें होंगी और क्या अभी हाल में वो चीजें हैं. तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बना है उसमें वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का यूज करने वाले हैं और यूज कर रहे हैं. तो आपने अभी सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये चीज बनाया गया या ये चीज इन्वेंट किया गया. सो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रूल है वो क्या होगा. मीन्स अभी आपने सुना होगा रोबोट के बारे में कि चाइना में, जापान में रोबोट इन्वेंट हुए हैं, और आप उनको जो बोलते हो उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देते हैं. सिमिलर थिंग कंप्यूटर्स के साथ होने जा रही है कि अगर आप उसको कोई कमांड दोगे थ्रू द वर्ड्स, राइट, सो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और आपको आउटपुट देगा. तो हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस your fifth generation computers, and they are actually trying to put some real IQ in this fifth generation computer with the advanced programming language and with the advanced technology. So एक नए लेवल पे हम उसका यूज कर पाए. सो एग्जाम्पल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन computers are IBM notebooks, or you can say Param 10,000. Okay, Param 10,000 is a huge computer जो super computer बनने जा रहा है. Okay, if you are going on a Google and search it कि what is Param 10,000, so it will show you in a picture of that कि they are making a super computer with this fifth generation computer technology. Okay, so this is the journey about कि कंप्यूटर का इवेल्युएशन थ्रू आउट द इयर्स, थ्रू आउट द डेकेड्स कैसे हुआ है और हम कैसे यूज कर रहे थे. ओके, वन लास्ट थिंग,
यहाँ पे एप्पल के जो इन्वेंशन हुआ है कंप्यूटर्स में उसकी पिक्चर है कि 1976 में कंप्यूटर कैसा दिखता था एप्पल का। उसकी कॉस्ट थी अराउंड $667 एट दैट टाइम। ठीक है, देन इट इज बाय टाइम इट इज इवेल्युएटिंग। 1980 में उसकी प्राइस थी $7800। 1980 में एप्पल लिस्ट आया, उसकी प्राइस थी $9995, which is you can imagine it is very huge और expensive, क्योंकि उस टाइम पे उसके जो पार्ट्स थे कि उसकी मेमोरी है, उसकी रैम है, वो सारी चीजें आपको यूज करने के लिए उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था और एक्सपेंसिव भी था। देन इफ यू कैन सी इन 1995 उसका साइज देखो, उसके फीचर्स देखो, तो कंपेयर टू 1983 सब चेंज हो चुका था और इवन उसके प्राइस भी चेंज हुए थे, राइट? कि 1998 Okay. Then 1998 में again it will become the price is $1299. Okay. With the time price reduce होते गए और उसका फीचर और उसका लुक और उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होते गए। ठीक है, तो लास्ट इमेज इज 2009 का iMac यूनिबॉडी का, जिसका प्राइस है $1199। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट 2009 का इन्वेंशन है वो कैसा दिख रहा है और जो फर्स्ट था वो कैसा दिखता था और उसके प्राइस में क्या डिफरेंस है। और जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो भी लॉन्च किया होगा उसकी मेमोरी, उसका परफॉर्मेंस, उसका एवरीथिंग कैसा है, राइट? So this is the evaluation of computer. If you guys have any doubt regarding the evaluation of computer generations, so you can put your question in the comment. Thank you so much for today's lecture.